चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ते हैं। कंसिडर द सिंगली रेनफोर्स बीम शोन इन द फिगर। ये एक सिंगली रेनफोर्स बीम है शोन इन द फिगर। इसमें क्या करना है अपने को, एट द क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स, इस एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू एट द लिमिट स्टेट। ठीक है, तो जो लिमिट स्टेट की बात करी है, लिमिट स्टेट की बात करी, तो लिमिट स्टेट मेथड की बात करी है इसने, तो उस मेथड के हिसाब से इस सेक्शन एक्स एक्स पे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, करेक्ट होगा, ये हमें यहां पर क्या है बताना है। द वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस इज लीनियर एंड दैट ऑफ द स्ट्रेन इज नॉन लीनियर। पहली बात, द वेरिएशन ऑफ स्ट्रेन इज लीनियर एंड दैट ऑफ स्ट्रेस इज नॉन लीनियर। The variation of both stress and strain is linear. The variation of both stress and strain is non-linear. ठीक है, तो अगर हम लोग ध्यान से देखें, तो हमारे पास जब कंक्रीट था, तो कंक्रीट का हमने जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन था वो कैसा माना, उस शेप का नाम क्या रखा था हमने, रेक्टेंगुलर पैराबोलिक। ओके, रेक्टेंगुलर पैराबोलिक हमने नाम रखा। और रेक्टेंगुलर पैराबोलिक शेप दिखता कैसे है, कुछ इस तरह से। ये देखिए, यहां से ये ऐसा पैराबोलिक गया था और उसके बाद ये क्या हो गया था, रेक्टेंगुलर हो गया था। ठीक है, तो क्या ये लीनियर दिख रहा है? कंक्रीट के लिए क्या स्ट्रेस वेरिएशन जो है वो लीनियर दिख रहा है? तो आप बोलेंगे नहीं भैया। उसी तरह से अगर हम लोग स्टील की भी बात करते हैं, अगर हम दूसरे मटेरियल स्टील की भी बात करते हैं, तो स्टील के लिए कैसा वेरिएशन था हमारे पास, मैं सिर्फ आपको एक तरीके से रिवाइज करा रहा हूं। ठीक है, तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था माइल्ड स्टील के लिए आपका ग्राफ ऐसे जाके यहां से कुछ इस तरह से, और ये हमारा किसके लिए था, Fe250 के लिए लिख देता हूं, Fe250 दैट इज माइल्ड स्टील के लिए लिख दिया अपन ने यहां पर। और अगर मैं बात करता हूं किसके लिए, हमारे HYSD बार के लिए, अगर मैं बात करता हूं हमारे HYSD बार के लिए, हायर ग्रेड के लिए, तो आपको शायद से याद होगा कि हमारा ग्राफ यहां से हल्का सा लीनियर, फिर उसके बाद नॉन लीनियर, और फिर यहां पे जाके ऐसा हो गया था। हमने यही पढ़ा है। ठीक है, अब ये तो दोनों मटेरियल के ग्राफ हो गए। अब इस क्वेश्चन की तरफ वापस जाते हैं। इस सेक्शन पे वो बात कर रहा है, इस सेक्शन पे अगर वो बात कर रहा है, मतलब अगर मैं वो सेक्शन देखता हूं, तो मुझे सेक्शन कैसा दिखेगा काटने पे, इस तरह से। और अगर ये सिंगली रेनफोर्स्ड है, तो यहां पर कहीं क्या होगा, हमारा रेनफोर्समेंट होगा, यहां पर कहीं रेनफोर्समेंट होगा। अब मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, मैंने आपको एक अजम्पशन पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? प्लेन सेक्शन remains plane after bending। ऐसा हम लोगों ने क्या था, पढ़ा था, प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। ठीक है, और इसका मतलब क्या था, it means the strain variation is linear। तो स्ट्रेन वेरिएशन तो हो गया हमारा लीनियर, अब इसी स्ट्रेन वेरिएशन को अगर अपन ने लीनियर माना था, तो इसके करस्पॉन्डिंग इस बात के करस्पॉन्डिंग हमने कैसा स्ट्रेन वेरिएशन बनाया था, यहां पर मैक्सिमम, फिर न्यूट्रल एक्सिस पे आके 0, और फिर यहां पर कुछ इस तरह से। ये देखिए, याद करिए, क्या मुझे वैल्यू रखने की जरूरत है? ठीक है, सभी बच्चों को वैल्यू भी आई गेस याद ही होगी। ठीक है, अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, तो मेरे पास जो स्ट्रेस का वेरिएशन था, क्या वो कुछ इस तरह से था, ये देखिए, यहां से ऐसे, और यहां पर आके वो कुछ ऐसे हो गया था। तो लीनियर वेरिएशन किसका है? स्ट्रेन का, ना कि स्ट्रेस का। तो क्या आप इतने एक्सप्लेनेशन से ये चीज बोल सकते हैं, द वेरिएशन ऑफ स्ट्रेन इज लीनियर एंड दैट ऑफ स्ट्रेस इज नॉन लीनियर? क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि स्ट्रेन का जो वेरिएशन होगा वो लीनियर होगा, लेकिन स्ट्रेस का वेरिएशन लीनियर नहीं होगा? ठीक है, मैंने आपको ये तीन सिर्फ एक रिवीजन के हिसाब से या याद दिलाने के हिसाब से बताया। आपका जो आंसर है वो यहां से निकल के आ जाता है।
ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को? देख लीजिए स्क्रीन पे मैंने क्या समझाया है। आई होप ये चीज आपको पहले से ही पता होगी, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं। आगे बढ़ते हैं यहां से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ लिमिट स्टेट डिजाइन as per IS 456-2000 the probability of failure of a structure, आपको यहां पर बताना है, प्रोबेबिलिटी बताना है कि स्ट्रक्चर की फेलियर की प्रोबेबिलिटी आपको बताना है। अब हमारा जो स्ट्रक्चर होगा, अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं हमारे स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर कब फेल होगा? दो चीजों के कारण। स्ट्रक्चर फेल होगा या तो लोड के कारण, स्ट्रक्चर फेल होगा मेरा या तो लोड के कारण, ज्यादा ही अच्छा हो गया ये लिखते लिखते, या तो स्ट्रक्चर फेल होगा लोड के कारण, या तो स्ट्रक्चर फेल होगा मटेरियल के कारण, या तो स्ट्रक्चर फेल होगा मटेरियल के कारण। ये दो रीजन हो सकते हैं मेरे स्ट्रक्चर के फेलियर के, लोड और मटेरियल। ये बात समझ में आया? लोड और मटेरियल, क्या ये बात यहां पर समझ में आई? ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में आई है तो इससे मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं जिससे आप बता सकते हैं कि किस तरह से मेरा स्ट्रक्चर की फेल होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की जा सकती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर, ये लिखा जा सकता है किस तरह से? देखिए, इक्वल्स टू, कैसे लिखा जाएगा? देखिए, लिखा जाएगा लोड विद इन लिमिट मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बिलो लिमिट। ये बात समझ में आई? अब इसे करेंगे हम लोग ऐड, किसके साथ ऐड करेंगे? लोड बियॉन्ड लिमिट मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है, विद इन लिमिट, ठीक है, और फिर प्लस करेंगे, किससे प्लस करेंगे? लोड बिलो लिमिट, या फिर लिख सकते हैं लोड बिलो लिमिट, मत लिखिए क्योंकि वो ऊपर जाता है, तो इसलिए बियॉन्ड लिमिट लिख देते हैं, इनटू कर रहे हैं हम लोग यहां पर स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बिलो लिमिट, ठीक है। अब इसको देखते हैं हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं। अब देखिए क्या कर रहा हूं मैं यहां पर, लोड विद इन द लिमिट, मतलब लोड विद इन द लिमिट मतलब क्या प्रोबेबिलिटी होगी लोड की जो विद इन लिमिट है? तो 95% प्रोबेबिलिटी होती है लोड की जो कि विद इन लिमिट हो। तो 95 को मैं 0.95 लिख सकता हूं क्योंकि 95% प्रोबेबिलिटी, और मल्टीप्लाई करता हूं मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बिलो लिमिट, जो लिमिट के बिलो है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बिलो लिमिट मतलब 5% से नीचे होना चाहिए, मतलब 5% से नीचे नहीं होना चाहिए, है ना। तो 0.05 लिख सकता हूं, ठीक है। उसी तरह से लोड बियॉन्ड लिमिट मतलब क्या हो जाएगा? 5% लोड के चांसेस है कि वो बियॉन्ड लिमिट चले जाए, एक्सीड हो जाए, लिमिट से आगे बढ़ जाए। उसी तरह से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल विद इन द लिमिट अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या मैं मल्टीप्लाई करके यहां पर 0.95 लिख सकता हूं, क्योंकि 95% प्रोबेबिलिटी है कि मेरी जो स्ट्रेंथ है वो विद इन द लिमिट है। उसी तरह से लोड बियॉन्ड लिमिट 0.05 चांसेस है कि लोड बियॉन्ड लिमिट चले जाएगा। उसी प्रकार से 0.05 चांसेस भी है कि जो मेरा स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल है वो बिलो लिमिट आ गया, ठीक है, बिलो लिमिट आ गया, है ना। ये चीज समझ में आया? मतलब कुल मिला के आपका जो इक्वेशन बना
कुल मिला के आपका जो इक्वेशन बना वो इस तरह से बना कि 0.95 इंटू 0.05, ठीक है, प्लस 0.05 इंटू 0.95 प्लस 0.05 इंटू 0.05, ये बना, ठीक है। अब कर लीजिए, तो इसका आंसर आएगा, इट विल बी इक्वल्स टू 0.0975। अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो 9.75 इंटू 10 टू द पावर -2 लिख सकता हूं, ठीक है। परसेंटेज में लिखना चाहूं तो 9.75% लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये दो आंसर होते हैं। अगर ऑर्डर की बात की जाए तो ये ऑर्डर है मेरा। अगर सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर की बात की जाए कि क्या ऑर्डर है आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब क्या फेलियर का ऑर्डर है, फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर का क्या ऑर्डर है, तो आप लिख सकते हैं 10 टू द पावर -2 ऑर्डर का हो सकता है। और अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो 9.75 आपका परसेंटेज में आंसर हो सकता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। 1 मार्क का क्वेश्चन था, है ना। जनरली क्लासेस में करवाया जाता है, मैं कुछ चीजें क्वेश्चंस के थ्रू ही करवाता हूं ताकि आपके पास वो लिखा हुआ हो और आपको समझ में भी आ जाए कि भैया पूछा गया था ये क्वेश्चन और इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से। 1 मार्क का क्वेश्चन था, अधिकतर स्टूडेंट्स को ये याद ही होता है, बट किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको यहां पर समझा दिया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Unfactored maximum bending moments at a section of reinforced concrete beam resulting from a frame analysis are 50, 80, 120 and 180 kilonewton meter under dead, live, wind and earthquake loads respectively. The design moment in kilonewton meter as per IS 456-2000 है ना for the limit state of collapse flexure is, ये आपको इसने यहां पर पूछा है, ठीक है। ये इसने अपने को यहां पर पूछा है। एक वर्ड का इस्तेमाल किया है अनफैक्टर्ड। अनफैक्टर्ड मतलब जब इस डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड और अर्थक्वेक लोड के कारण जब बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट किए गए होंगे तो उनके रिस्पेक्टिव फैक्टर्स पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई नहीं किया गया होगा। याद है मैंने आपको लोड कॉम्बिनेशन की एक टेबल पढ़ाई थी और उसमें बताया था कि लोड कॉम्बिनेशन जब हम लोग पता करते हैं, ठीक है, देखते हैं कि स्ट्रक्चर के कारण डिफरेंट लोड्स के कॉम्बिनेशन के कारण कितना मोमेंट आ रहा है और उसके बेसिस पे ही हम लोग क्या करते हैं, उसे डिजाइन करते हैं। जब ये चीज सिखाई थी मैंने आप लोगों को, ठीक है, तो वहां पर मैंने फैक्टर्ड लिया था। अब यहां पर मुझे अनफैक्टर्ड दिया, मतलब इन्हें मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं मोमेंट ड्यू टू डेड लोड, मोमेंट ड्यू टू लाइव लोड एंड मोमेंट ड्यू टू विंड लोड एंड मोमेंट ड्यू टू अर्थक्वेक लोड, अगर मैं ऐसा लिख दूं यहां पर मोमेंट ड्यू टू अर्थक्वेक लोड, तो कितना आ रहा है मेरे पास 50, यहां पर आ रहा है मेरे पास 80, यहां पर आ रहा है मेरे पास 120 और यहां पर आ रहा है मेरे पास 180। ये हो गया मेरा किलो न्यूटन मीटर और यहां पर ये हो गया किलो न्यूटन, यहां पर ये हो गया किलो न्यूटन मीटर, है ना। ये हो गया यहां पर किलो न्यूटन मीटर और ये हो गया यहां पर किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। दिस इज द मोमेंट ड्यू टू डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किस बेंडिंग मोमेंट कॉम्बिनेशन को विच बेंडिंग मोमेंट कॉम्बिनेशन should be taken as design bending moment combination। कहने का मतलब क्या हो गया, ठीक है। ये देखिए यहां पर पूछ रहे हैं कि इनका ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन बना है जिसको हम लोग डिजाइन बेंडिंग मोमेंट कॉम्बिनेशन ले सकते हैं ड्यू टू देयर रिस्पेक्टिव लोड टाइप, ठीक है। तो आप बोलोगे सर वॉट एवर द कॉम्बिनेशन, जो भी कॉम्बिनेशन हो उसमें आप क्या करिए, हम वो चूज करेंगे, वी विल चूज, क्या लिख रहा हूं मैं यहां पर, वी विल चूज द
combination, we will choose the combination which will result in higher value of what? Bending moment. हायर वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट, मतलब इनके कॉम्बिनेशन से अगर मुझे हायर वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट जो कॉम्बिनेशन देगा वही मेरा क्या होगा? डिजाइन बेंडिंग मोमेंट कॉम्बिनेशन। ये बात समझ में आई? एक तरीके से वही हमारा डिजाइन लोड कॉम्बिनेशन भी हो रहा है, क्योंकि उन्हीं लोड से तो हमने बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करे। ये बात क्लियर हो गया? चलिए, अब क्या आपको कॉम्बिनेशन वाली टेबल याद है? अब क्या होता है, इसमें जनरली स्टूडेंट के दिमाग में जाता है कि मैं तो लास्ट वाले कॉम्बिनेशन की तरफ जाता हूं, ठीक है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हम सारे कॉम्बिनेशंस यहां पर क्या करेंगे, करके देखेंगे, ठीक है। वैसे तो मुझे लगता है कि आप लोग क्या करते होंगे, जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूंगा क्या करते होंगे, वीडियो को करते होंगे पॉज और फिर खुद सॉल्व करने की कोशिश करते होंगे। ऐसा करते हो या नहीं करते हो? ऐसा करते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको गेट में सॉल्व क्वेश्चन नहीं, मतलब प्रीवियसली आपने देखा हो, प्रीवियसली सॉल्व किया हो, ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। टाइप पैटर्न हो सकता है, लेकिन आपको एक अनसॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व करने की आदत अभी से डालनी है, ठीक है। एक एंग्जाइटी होती है ना, डर बैठता है हम लोगों को कि यार ये तो उसका आंसर ही नहीं पता है, तो अभी से अगर उसकी आदत डाल लोगे तो बहुत फायदे में रहोगे। बाकी आप खुद समझदार हैं, अपना अच्छा बुरा सब समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं पहले कॉम्बिनेशन की बात करूं तो क्या पढ़ा था हम लोगों ने? कॉम्बिनेशन डेड लोड प्लस लाइव लोड पढ़ा था। अब डेड लोड प्लस लाइव लोड के साथ क्या मल्टीप्लाई होता था? 1.5 पहला। दूसरे कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहां था मेरे पास 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 अर्थक्वेक लोड है ना। या फिर मैं क्या कर सकता हूं, और करके क्या लिख सकता हूं, 1.5 ठीक है, डेड लोड प्लस 1.5 इंटू विंड लोड। ये चीज समझ में आ गई। उसी तरह से एक कॉम्बिनेशन मेरे पास आता था, थर्ड कॉम्बिनेशन, दैट वाज 1.2 डेड लोड प्लस 1.2 यहां पर आता था लाइव लोड प्लस 1.2 अर्थक्वेक लोड, ये आता था। या फिर इसके साथ साथ मैं लिख सकता था और 1.2 इंटू डेड लोड प्लस 1.2 इंटू लाइव लोड प्लस 1.2 इंटू विंड लोड। ऐसा मैं कर सकता हूं, हाँ या ना? ऐसा कर सकता हूं या नहीं? ठीक है, यही कॉम्बिनेशन था। अब सीधी सी बात है, अब मैंने क्या कर दिया, डेड लोड लाइव लोड की जगह मैं क्या कर रहा हूं, डायरेक्टली क्या लिख रहा हूं, मोमेंट्स की वैल्यू ही लिखूंगा। मैं आपको बता देता हूं कि इसकी जगह मैं मोमेंट ड्यू टू डेड लोड लिखूंगा, इसकी जगह मैं मोमेंट ड्यू टू लाइव लोड लिखूंगा। तो कर लेते हैं। 1.5 मोमेंट ड्यू टू डेड लोड कितना है, 50, ठीक है, 50, तो ये हो गया 15 पंजे 75, ठीक है। और उसी तरह से 1.5 इंटू लाइव लोड, तो लाइव लोड कितना दे रखा है, ठीक है, लाइव लोड कितना दे रखा है, 80, ठीक है। तो 1.5 इंटू 80 कितना आएगा, 120, और इसे ऐड करेंगे तो यहां पर ये मुझे 195 किलो न्यूटन मीटर दे देगा। क्लियर हो गई बात? वो देखो ऑप्शन में 195 किलो न्यूटन मीटर दिख रहा है, लगा दे क्या उस पर टिक, लगा दे, देखते हैं लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। अब देखते हैं 1.5 इंटू डेड लोड, तो वो कितना दे रखा आपने को यहाँ पर 50, तो वापस यहाँ पर 75 आ गया, प्लस करा अपन ने यहाँ पर 1.5 इंटू अर्थक्वेक लोड, तो अर्थक्वेक लोड कितना है 180, तो 1.5 इंटू 180 कितना होगा, लिखते हैं यहाँ पर 270, और ये हो जाएगा इक्वल्स टू 345 किलो न्यूटन मीटर। क्या ये दिख रहा है हमें, क्या ये हमें दिख रहा है 345 किलो न्यूटन मीटर, इससे बड़ा हो गया, ठीक है, इससे बड़ा हो गया। अब मुझे एक चीज बताइएगा, देखिए अब मुझे एक चीज बताइएगा, विंड लोड की जो वैल्यू है, मतलब मोमेंट ड्यू टू जो विंड लोड है वो तो मेरे पास 120 है। तो अगर मैं यहां पर ये इक्वेशन लिख भी देता हूं 1.5 इंटू 50, ठीक है, और प्लस करके यहां लिख देता हूं 1.5 इंटू 120, तो इसका जो आंसर आएगा वो इस 345 से तो कम ही आएगा, तो मैं उसको कैलकुलेट ही नहीं करता हूं। जो मैं एग्जाम में करूंगा मैं वहां यहां पर भी वही कर रहा हूं,
ठीक है। उसी तरह से यहां पर देखते हैं 1.2 इंटू डेड लोड कितना हो रहा है 1.2 इंटू डेड लोड क्या हो रहा है मेरे पास 50 प्लस यहां लिख सकता हूं मैं 1.2 इंटू लाइव लोड के कारण कितना आ रहा है मेरे पास यहां पर लाइव लोड के कारण कितना आ रहा है 80 कितना आ रहा है 80 और इसको ऐड करता हूं 1.2 इंटू कितना है मोमेंट ड्यू टू अर्थक्वेक लोड दैट इज 180 ठीक है दैट इज 180। अब एक काम करता हूं इसको क्या करता हूं सॉल्व करता हूं तो देखता हूं उसका वैल्यू कितना आएगा तो दिस विल बी इक्वल्स टू 372 किलो न्यूटन मीटर। क्या ऑप्शन में मुझे 372 किलो न्यूटन मीटर दिख रहा है। अब क्या आपके दिमाग में ये बात अभी भी क्लियर होगी कि इसका जो सर आंसर आएगा वो 372 से तो कम ही आएगा। ठीक है 372 से कम ही आएगा। तो देखिए एक तो ये ऑप्शन हो गया हमारे पास। ठीक है एक हमने क्या करा यहां पर एक ये ऑप्शन बना लिया। दूसरा ऑप्शन अगर देखा जाए तो हमारे पास 345 है और तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है 1.95 है 195 है। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए दैट शुड बी 372 क्योंकि अगर मैं 370 किलो न्यूटन को ध्यान में रखते हुए डिजाइन करूंगा अगर मैं 372 किलो न्यूटन मीटर को ध्यान में रखते हुए डिजाइन करूंगा तो आई विल बी सेफर क्योंकि बाकी अगर 195 या 345 आता है तो भी क्या मैं होऊंगा मैंने हायर के लिए डिजाइन करा है तो आई विल बी ऑन द सेफर साइड। ये बात समझ में आ गई। ठीक है इट मीन्स वी विल ऑलवेज डिजाइन फॉर द हायर लोड और द हायर वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट। इज इट क्लियर ओके। हमेशा ध्यान में रखना कि हम जो डिजाइन करते हैं उसमें हम लोग जो लोड है उसे हमेशा ओवर एस्टिमेट करते हैं। मतलब ऐसा कोई सा भी अगर क्राइटेरिया ऐसा कोई सा भी पैरामीटर मुझे पता चल रहा है जिसके कारण मेरे लोड के पास ये प्रोबेबिलिटी है कि भैया मैं इस वैल्यू को भी एक्सीड कर देता हूं है ना इस वैल्यू को भी मैं एक्सीड कर देता हूं तो क्या होगा मैं उस लोड को लेने की कोशिश करूंगा ना कि ये चांसेस लूंगा कि यार इसको तो 1% ही चांसेस है आने के। ठीक है लेकिन 1% भी है अगर वो 1% भी आ गया तो आपका जो करोड़ों का घर होगा है ना हजारों करोड़ों का जो प्रोजेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा तहस नहस हो जाएगा कोलैप्स हो जाएगा जो हम नहीं चाहेंगे। पहली चीज। दूसरा जान माल की का खतरा भी हो सकता है अपन ही निपट गए तो गलत बात है ना। ये जान है तो जहान है ये हमेशा ध्यान रखना। लोड ओवर एस्टिमेट और जो स्ट्रेंथ होती है ना जो स्ट्रेंथ होती है किसकी ऑफ मटेरियल जो स्ट्रेंथ होती है किसकी मटेरियल की उसे क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये बात समझ में आ गया है ना अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये बात समझ में आ गया। इससे हम लोग सेफर साइड जाते हैं। याद आया 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर का कंक्रीट 9 न्यूटन पर एम स्क्वायर के लिए डिजाइन होता है एलएसएम में। मतलब 20 ले सकता था फिर भी 9 ले भाई तू 100 लोड आ रहा है फिर भी 150 के लिए डिजाइन कर। अगर ये पास हो गया मेरे डिजाइन में तो मैं एक्चुअल में तो बहुत ज्यादा सेफ हूं। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं है ना। प्रीवियस क्वेश्चन भी गेट का ही था आई गेस। प्रीवियस क्वेश्चन भी कहां गया। प्रीवियस क्वेश्चन भी क्या था हमारा गेट का ही था। पुराना क्वेश्चन है बट मेरा बताना आपको काम था क्योंकि रिपीट होने के चांसेस आरसीसी में आजकल क्वेश्चंस के बढ़ रहे हैं। ठीक है फॉर अवॉइडिंग द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स द सेफ्टी ऑफ द स्ट्रक्चर्स इज चेक्ड फॉर अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ डेड लोड इम्पोज लोड जिसको लाइव लोड भी कहते हैं विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड विच ऑफ द फॉलोइंग लोड कॉम्बिनेशन इज नॉट कंसिडर्ड। ठीक है इज नॉट कंसिडर्ड। ठीक है तो ये वाला कॉम्बिनेशन 0.9 और 1.5 ये हम लोग लेते हैं। कब लेते हैं ये हम लोग लेते हैं ये वाला कॉम्बिनेशन देते हैं। याद करो मैं यहां पर अगर लिख दूं कि जब हमें स्टेबिलिटी अगेंस्ट है ना स्टेबिलिटी अगेंस्ट रोटेशन है ना डेड लोड प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी अगेंस्ट रोटेशन तो हम ये 0.9 लेके चलते हैं। उसी तरह से 1.5 DL प्लस 1.5 विंड लोड भी ले सकते हैं जब ये नहीं दे रहा हो। 1.5 डेड लोड 1.5 विंड लोड और 1.5 अर्थक्वेक लोड। तो मैंने आपको बताया था कि विंड लोड और अर्थक्वेक लोड तो कभी साथ में आएगा ही नहीं। तो क्या उसने पूछा है
कि इज नॉट कंसिडर, तो ये कंसिडर नहीं किया जाता है। 1.5 डेड लोड, 1.2 डेड लोड, 1.2 इंपोज लोड मतलब कि लाइव लोड, और 1.2 इंटू विंड लोड, क्या ये कंसिडर किया था? हाँ, ये भी कंसिडर किया था। तो जो कंसिडर नहीं किया जाता है वही मेरा क्या होगा? राइट आंसर होगा, वही मेरा राइट आंसर होगा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, क्लियर हुआ। तो इन क्वेश्चंस के साथ 24 क्वेश्चंस कराया मैंने आप लोगों को। क्या आपको ऐसा लगता है कि 24 क्वेश्चंस में हमने अधिकतर चीजें जो अभी तक पढ़ी थी उनको एक तरीके से रिवाइज कर लिया? ठीक है, नया नया सब्जेक्ट चालू हुआ है इसीलिए बेसिक क्वेश्चंस को कराया जा रहा है, लेकिन इतने भी बेसिक नहीं थे। गेट में आपको दिख रहा है कि पूछे जा रहे हैं और रिपीट भी हो रहे हैं। कोई क्वेश्चन 9 साल पहले 8 साल पहले पूछा था तो वो वापस से एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद रिपीट हुआ है। तो क्या इन क्वेश्चंस के रिपीट होने के चांसेस हैं? है, बट एक अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। कंसेप्ट सेम रहेगा, पूछने का तरीका अलग रहेगा। आप मेरी बात से आई गेस सहमत हो सकते हैं। ठीक है, तो आज ये जो सेशन है मैं इसको एंड कर रहा हूं इन 24 क्वेश्चंस के साथ। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, जहां पर मैं आप लोगों को अभी तक जो सिंगली रेनफोर्स पढ़ा है इसी पे क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन थोड़े से लेवल वाले। और उस सेशन के बाद मैं आपको PYQs कराऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि हम आपको यहाँ पर एक स्टैंडर्ड बुक, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी करवा रहे हैं और फिर उसे बता रहे हैं कि किस तरह से PYQ में उन स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के पार्ट्स को पूछा जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको भी मजा भी आ रहा होगा और सब कुछ समझ में भी आ रहा होगा। तो सेशन को करते हैं खत्म आज। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।